आई लव टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हक शुफा का अधिकार, जिसको कि अग्र क्रयाधिकार का अधिकार भी कहा जाता है, वो क्या होता है, किन लोगों को प्राप्त होता है और मुस्लिम विधि में इसका प्रावधान क्यों किया गया है। क्या ये मुस्लिम विधि का एक नियम है या आवश्यक तथ्य है। इन्हीं सब विषयों को हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से। आई लव टॉक्स चैनल अगर आपको पसंद आता है, इसके वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए हम चर्चा करते हैं हक शुफा क्या है। अग्र क्रयाधिकार यानी कि हक शुफा कुछ स्थितियों में क्रेताओं के स्थान पर किसी अचल संपत्ति के अनिवार्य क्रय करने का अधिकार है। यह एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जो किसी अचल संपत्ति से निकट का संबंध रखने वाले को उसके क्रय करने के संबंध में प्राप्त होता है। हक शुफा का अधिकार वह अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को, अचल संपत्ति को बेच रहा है, उसको खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो उसके बेचने वाले के बहुत निकट का होना चाहिए, उसका उससे संबंध होना चाहिए। सबसे पहला अधिकार उसी का होता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि दो भाई हैं और दोनों भाइयों की वो प्रॉपर्टी है, दोनों के हिस्से में वो प्रॉपर्टी आधी आधी आई है। एक भाई अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, तो सबसे पहला अधिकार जो है उस प्रॉपर्टी पे उसके भाई का होगा, उसके बाद वो किसी और को बेच सकता है। मुस्लिम विधि में अग्र क्रय भी एक अधिकार बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को विक्रय करता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को क्रय करने का प्रथम अधिकार किसके पास होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक विधियां तो ये कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी को भी विक्रय कर सकता है और कोई भी उसे खरीद सकता है। यानी अगर हम वर्तमान में विधियों की बात करें तो संपत्ति के ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी को विक्रय करोगे और इसी को क्रय करोगे। कोई भी व्यक्ति संपत्ति को खरीद सकता है और कोई भी व्यक्ति संपत्ति को बेच सकता है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ तो ये कहता है कि संपत्ति अगर आप किसी को बेच रहे हो तो वो आपका निकटतम व्यक्ति होना चाहिए। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों में जो 44वां संशोधन हुआ था, उसके पहले तक संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में प्राप्त था, परंतु 44वें संशोधन के बाद इसको मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को विक्रय तो कर सकता है, परंतु उस संपत्ति को खरीदने का प्रथम हक कुछ व्यक्तियों को दिया गया है तथा वह व्यक्ति यदि उस संपत्ति में कोई हित रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रथम रूप में उनके अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को संपत्ति खरीदने का आदेश दिया गया है। मुस्लिम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी हदीस में अपनी संपत्ति मतलब व्यक्तियों को ये कहा है कि वो अपनी संपत्ति को प्रथम अपने पड़ोसी या उस संपत्ति के हिस्सेदार को बेचें, ये उन्होंने हुक्म दिया है। पैगंबर साहब ने अपनी हदीस में मुसलमानों को ये एक प्रकार का नियम बताया है। अब इसको थोड़े से आसान से एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप समझते हैं। जैसे किसी कॉलोनी में कुछ व्यक्ति रहते हैं, उस कॉलोनी में रहवासियों ने एक संघ यानी कि कमेटी बना रखी है तथा कॉलोनी की जो कमेटी है उसके लोग ये चाहते हैं कि कॉलोनी के भीतर कोई बाहर का अनजान व्यक्ति आकर नहीं बच जाए। तो ऐसी परिस्थिति में वह लोग भी आपस में समझौते कर लेते हैं कि यदि हम में से कोई भी संपत्ति को बेचता है
तो आपस में ही संपत्ति का क्रय विक्रय होगा। बाहर का कोई भी व्यक्ति आके संपत्ति को नहीं खरीद सकता है। मुस्लिम विधि में हक शुफा के नियम को उसी परिस्थिति में प्रवर्तन में लाया जा सकता है जब हक शुफा का दावा करने वाला उन शर्तों पर, जो शर्तें संपत्ति की विक्रय के समव्यवहार में रखी गई है, संपत्ति खरीदने को तैयार हो। यानी मुस्लिम लॉ में हक शुफा का नियम तो दिया गया है, लेकिन उस नियम को तभी आप लागू कर सकते हैं जब हक शुफा का दावा करने वाला व्यक्ति उन सारी शर्तों को मान रहा हो जो संपत्ति के विक्रय करने का हिस्सा हो, संपत्ति के विक्रय करने का भाग हो। अब हम बात करते हैं हक शुफा के औचित्य की। हक शुफा के अधिकार के दो औचित्य हैं। पहला, हक शुफा की विधि उन सुविधाओं और कठिनाइयों को रोकती है जो कि किसी अजनबी द्वारा सहस्वामी या पड़ोसी के रूप में आगमन से परिवारों को उत्पन्न हो सकती है। यानी हक शुफा जो है वो उन सारी परिस्थितियों, उन सारी कठिनाइयों, उन सारी परेशानियों से बचाता है जो कि संपत्ति खरीदने वाले को होती है। यानी अगर कोई अजनबी संपत्ति को खरीद लेगा तो सहस्वामी को भी परेशानी होगी, पड़ोसी जो है उसको भी परेशानी होगी। इन सारी परेशानियों से, इन सब कठिनाइयों से बचने का ये एक उपाय है कि हक शुफा के माध्यम से निकटतम व्यक्ति को वो संपत्ति बेच दी जाए। सेकंड, उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि पारिवारिक संपत्ति का विघटन करने वाली प्रकृति की है और शुफा विधि जो है इसे रोकती है। अब शुफा का अधिकार जो है, हक शुफा का जो अधिकार है वो कब उत्पन्न होता है? विक्रय होने पर हक शुफा का अधिकार उत्पन्न होता है। कोई भी संपत्ति जो हक शुफा की विषय वस्तु है उसका विक्रय होने के उपरांत ही हक शुफा का अधिकार उत्पन्न होता है और ऐसी परिस्थिति में ही कोई हक शुफा का अधिकार रखने वाला व्यक्ति हक शुफा का दावा कर सकता है। जिस परिस्थिति में शुफा से संबंधित वस्तु का विक्रय कर दिया गया है, यानी कि केवल विक्रय की परिस्थिति में ही हक शुफा का अधिकार उत्पन्न होगा, किसी अन्य परिस्थिति में नहीं। हक शुफा से संबंधित कोई विषय वस्तु का यदि विक्रय किया जाता है तो ही ऐसी परिस्थिति में हक शुफा का दावा किया जा सकता है। इस परिस्थितियों के अलावा, यानी जो परिस्थितियां बताई गई है, इन परिस्थितियों के अलावा किसी भी अन्य परिस्थिति में हक शुफा का दावा नहीं किया जाएगा। यदि संपत्ति का स्वामी निम्न परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां अभी मैं आपको बता रही हूँ, इन परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण करता है तो ऐसी परिस्थिति में हक शुफा का दावा उत्पन्न नहीं होगा। यानी कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हक शुफा का दावा उत्पन्न नहीं होगा? तो वो है, पहला, दान यानी कि हिबा, सदका, वक्फ, उत्तराधिकार, वसीयत और पट्टा, चाहे वो स्थायी हो, बंधक, चाहे वो सशर्त विक्रय के रूप में ही हो, किंतु इस स्थिति में विक्रय होने पर शुफा का उदय होता है। अब प्रश्न ये भी आता है कि जो विक्रय है वो पूरा कब होता है, कब पूर्ण होता है? हक शुफा संबंधी नियमों में विक्रय का होना सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। विक्रय संबंधी मुस्लिम विधि भारतवर्ष में लागू नहीं होती है। विक्रय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के द्वारा निर्मित होती है। इस अधिनियम की धारा 54 ये उपबंधित करती है कि अगर 100 से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का अंतरण रजिस्ट्रेशन के पूर्ण नहीं होगा, यानी कि अगर हम ये बात करें कि ये जो हक शुफा का नियम है और जो विक्रय से संबंधित नियम है ये भारत में लागू नहीं होता है, यानी कि जो विक्रय संबंधी मुस्लिम विधि है वो भारत में लागू नहीं होती है, इसकी शर्तें भारत में लागू नहीं होती है। हमारे यहाँ जो विक्रय किया जाता है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इस संपत्ति की धारा 54 में ये प्रावधान है
कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की अगर कोई संपत्ति है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण जो है रजिस्ट्रेशन के पहले पूर्ण नहीं होगा, यानी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उसका विक्रय मान लिया जाता है, यानी अगर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो गया 100 से अधिक मूल्य की है तो ये माना जाएगा कि उसका विक्रय हो गया। जब तक कि अचल संपत्ति का स्वामित्व संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार क्रेता को अंतरित न हो जाए तब तक हक़शुफ़ा के अधिकार का प्रवर्तन का प्रश्न नहीं उठता है। यानी मुस्लिम विधि में हक़शुफ़ा का अधिकार तो दिया है कि पहला अधिकार उसी व्यक्ति का है जो पड़ोसी हो या फिर सहस्वामी हो या उसके सबसे निकटतम व्यक्ति हो, लेकिन ये संपत्ति का अंतरण जो है ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत होगा? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत। हक़शुफ़ा का दावा कौन कर सकता है? कौन ये कह सकता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को, इस संपत्ति को खरीदने का अधिकार मेरा बनता है? ये कौन कहेगा? मुस्लिम विधि में स्पष्ट किया गया है कि शुफ़ा का दावा किन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसा दावा करने वाले 3 व्यक्तियों को मुस्लिम विधि के अंतर्गत बताया गया है, और वह 3 व्यक्ति कौन है? तो पहला व्यक्ति है शफ़ी शरीक यानी सह अंशधारी। शफ़ी शरीक का तात्पर्य होता है संपत्ति में सह अंशधारी व्यक्ति जो सामान्य पूर्वज की संपत्तियों को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। ऐसी संपत्ति में सह अंशधारी होते हैं। यदि कोई सह अंशधारी संपत्ति को बेचता है तो दूसरा सह अंशधारी ऐसी संपत्ति पर हक़शुफ़ा के अधिकार का दावा कर सकता है, और एक से अधिक से संपत्ति संयुक्त रूप से भी दावा कर सकते हैं। पैगंबर साहब की तालीम के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को संपत्ति में से अंशधारी है उसे ही प्रथम रूप से संपत्ति को बेचा जाना चाहिए। यानी सीधा सा है, शफ़ी शरीक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, तो सबसे पहले उसका हक बनता है कि वह उस प्रॉपर्टी को खरीद सके। शफ़ी खलीद, यदि कोई व्यक्ति सुखाधिकार का अधिकार रखता है यानी पड़ोसी है और उसको इस जो प्रॉपर्टी है उससे उसका कोई हित जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो सुखाधिकार का अधिकार रखता है उस संपत्ति का हक़शुफ़े का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे एक केस में बताया गया है लाटूराम बनाम कल्याण सहाय। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस केस में अवलोकन किया कि शफ़ी खरीद के रूप में शुफ़ा के अधिकार का दावा प्रकाश और हवा के आधार पर नहीं किया जा सकता है, और ऐसा अधिकार केवल मार्ग और जल के सुखाधिकार तक ही सीमित है। यानी इस केस में ये कहा गया था कि आप केवल किसी पड़ोसी के घर को इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि आपको उसका घर अगर बिक गया, किसी और ने खरीद लिया, तो आपको वहाँ से पर्याप्त उस एरिया से हवा नहीं आएगी, या आपके घर में प्रकाश जो है, कुदरती रोशनी जो है वो आना बंद हो जाएगी। तो इस आधार पर हक़शुफ़ा के आप अधिकारी नहीं हो जाते हो। हक़शुफ़ा का अधिकार आपको कब मिलेगा? जब मार्ग या जल का जो आपको सुखाधिकार है वो बाधित हो रहा हो। अगर पड़ोसी का घर है, वो घर उसने किसी अन्य को बेच दिया तो आपको निकलने का, आने जाने का रास्ता आपका बंद हो जाएगा, या आपको पानी की जो फैसिलिटी मिलती होगी वो बंद हो जाएगी। तो इस आधार पर आप सुखाधिकार का जो अधिकार है, हक़शुफ़ा का जो अधिकार है वो आप लगा सकते हो। यदि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के मार्ग या जल से संबंधित है तो ही वह शफ़ी खलीक के रूप में दावा कर सकता है। शफ़ी ज़ार का तात्पर्य होता है ऐसा व्यक्ति जो मिली हुई अचल संपत्ति का स्वामी हो परंतु मिली हुई अचल संपत्ति का किराएदार, या ऐसा व्यक्ति जो कि बिना वैध अधिकार के ऐसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, वो शफ़ी ज़ार की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कौन शफ़ी ज़ार की श्रेणी में आता है? ऐसा व्यक्ति
जो मिली हुई संपत्ति का स्वामी होता है। अगर किराएदार है या वैध रूप से हकदार नहीं है तो वो फिर शफ़ी स्वामी का हकदार नहीं होता है। वक्फ संपत्ति का जो मुतावली होता है वह हक शुफा का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि वक्फ संपत्ति का वह स्वामी नहीं होता है। प्रथम श्रेणी के दावेदार रहते हुए दूसरे श्रेणी के दावेदारी को अपवर्जित करते हैं और दूसरी श्रेणी के जो अग्रक्रेता तीसरी श्रेणी के दावेदारों को अपवर्जित करते हैं। यानी सीधा सा है कि जो पहली श्रेणी का दावेदार है, अगर वो उस संपत्ति को नहीं खरीदता है तो उसके सेकंड श्रेणी वाला खरीद लेगा, अगर वो भी नहीं खरीद सकता तो उसके बाद वाली श्रेणी वाली खरीद लेगा। परंतु विधि किसी एक श्रेणी के दावेदारों के बीच आपस में कोई ऐसी असमानता नहीं देती है, वहाँ सभी समान रूप से हक शुफा का दावा कर सकते हैं। शिया विधि की अगर हम बात करें तो शिया विधि के अंतर्गत केवल शफ़ी शरीक ही हक शुफा के अधिकार का दावा कर सकते हैं, और वह भी तब जब 2 से अधिक दावेदार ना हो। अगर हम भारत के संविधान के अंतर्गत बात करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हक शुफा की संवैधानिकता वैध है या नहीं है, तो संविधान में शुफा के अधिकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मान्यता प्राप्त है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी हक शुफा को संवैधानिक मानता है। 2 मुसलमानों को आपस में शुफा का अधिकार प्राप्त होता है, यानी 2 मुस्लिम लोग हैं, जो खरीदने वाला भी और लेने वाला भी दोनों मुस्लिम होना चाहिए, तो हक शुफा का अधिकार जो है उन दोनों को प्राप्त है। परंतु शफ़ी खलील और शफ़ी जार जो है वो गैर संवैधानिक घोषित कर दी गई है। अर्थात जब पड़ोसी और किसी मिली हुई अचल संपत्ति वाला व्यक्ति हक शुफा का दावा करता है तो वह असंवैधानिक होगा और उनको ये दावा नहीं करने का अधिकार है। कुछ कंडीशन ऐसी है कि दावे को स्वीकार कर सकती है, लेकिन ये न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से हक शुफा को वैध मानता है, संवैधानिक मानता है, जो से अंशधारी वाले हैं। उसके अलावा वो 2 और जो दावे हैं उनको असंवैधानिक मानता है। और ये किस केस में उन्होंने कहा था? रजाक बनाम इब्राहिम में। इसमें शफ़ी खलील के आधार पर शुफा के दावे को गैर संवैधानिक बताया गया था। ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अब इस आधार पर दावा नहीं कर सकता कि संपत्ति उसके मोहल्ले में है और वह संपत्ति में हित रखता है, तो संपत्ति को खरीदने का पहला अधिकार उसी का है। इस आधार पर अब हक शुफा का दावा नहीं किया जा सकता। अब केवल 6 अंशधारी ही किसी संपत्ति में हक शुफा का दावा कर सकते हैं तथा हक शुफा के दावे को सीमित कर दिया गया है। अब कोई मुस्लिम परिवार में यदि कोई संपत्ति है और वो विरासत की संपत्ति है, उसमें अलग अलग से अंशधारी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई से अंशधारी किसी अन्य व्यक्ति को अपना अंश बेचकर चला जाता है तो बाकी के सभी उस बेचने वाले के विरुद्ध हक शुफा का दावा ला सकते हैं या दावा कर सकते हैं। तो मित्रों, हक शुफा से संबंधित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस थे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी था। अगर ये विषय आपको पसंद आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।